चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की सबसे मशहूर समुद्री आपदा यानी टाइटैनिक के डूबने की घटना को जरा करीब से समझने वाले हैं। हम उन गलतियों, इंसानी चूकों और उन अजीब इत्तेफाकों की एक-एक परत खोलेंगे जिन्होंने मिलकर इस महाविनाश को अंजाम दिया। देखा जाए तो ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे हद से ज्यादा आत्मविश्वास और छोटी-छोटी लापरवाहियां मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर सकती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। लेकिन इस कहानी की शुरुआत समंदर के बीच से नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क की एक बेहद खौफनाक, घुप अंधेरी रात से होती है। तारीख थी 18 अप्रैल 1912। सोचिए, घनघोर बारिश हो रही है और करीब 40,000 लोग दिल थामे अंधेरे में बस इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे थे RMS कार्पेथिया जहाज का, जो अपने साथ उन गिने चुने सदमे में डूबे यात्रियों को लेकर लौट रहा था, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस घटना को होते देखा था, जिसे खैर पूरी दुनिया ही नामुमकिन मानती थी। इस जहाज को तो खुद खुदा भी नहीं डुबो सकता। जी हाँ, यही वो अंधा कर देने वाला अहंकार था। और सच कहूं तो यही बात इस त्रासदी को इतना चौंकाने वाला बनाती है। जब इस जहाज को बनाया जा रहा था तो इसे बनाने वालों के दिमाग में यही अहंकार पूरी तरह से हावी था, और इसी अहंकार ने आगे चलकर एक ऐसी कड़वी सच्चाई से टक्कर की मजबूत नींव रखी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दी। और इस भारी अहंकार की कीमत क्या थी, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1500 से ज्यादा जाने। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के -2 डिग्री सेल्सियस यानी जमा देने वाले ठंडे और बेरहम पानी में हमेशा के लिए खो गईं। इसी एक आंकड़े ने इस घटना को इतिहास के पन्नों में एक ऐसी त्रासदी बना दिया जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। भाग 1, द अनसिंकेबल ड्रीम, यानी वो सपना जिसके डूबने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब ये जहाज फेल कैसे हुआ, इसे समझने के लिए उस दौर की सोच को समझना होगा। उस समय प्राथमिकताओं को लेकर एक बहुत ही अजीब रवैया था। एक तरफ तो लग्जरी को सिर आंखों पर बिठाया गया था। हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, बड़े-बड़े जिम और बेहद शानदार डाइनिंग, ये सब कुछ वहां मौजूद था। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी चीज थी, यानी सुरक्षा, उसे सबसे पीछे छोड़ दिया गया। जरा सोचिए, 2240 से ज्यादा यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स। ये तुलना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बेमिसाल विलासिता के सामने सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था। और वो जो कभी ना डूबने वाला एक बहुत बड़ा मिथक था ना, वो दरअसल इंजीनियर थॉमस एंड्रूज के एक खास डिजाइन पर टिका था। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग-अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। थ्योरी ये थी कि अगर जहाज किसी चीज से टकरा भी जाता है और उसके 4 कंपार्टमेंट से पानी भर भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जहाज आराम से तैरता रहेगा। बस इसी एक इंजीनियरिंग डिजाइन ने पूर्ण सुरक्षा का एक ऐसा जानलेवा भ्रम पैदा कर दिया जिस पर सब ने बिना कोई सवाल किए आंख बंद करके भरोसा कर लिया। भाग 2, छोटी गलतियां बड़ा विनाश। चलिए उन छोटी-छोटी कमियों पर नजर डालते हैं जो आगे चलकर बहुत ज्यादा घातक साबित हुईं। अगर हम गहराई से देखें तो 3 सबसे विनाशकारी गलतियों ने मिलकर एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा किया था। पहली गलती, जहाज के हल यानी उसके निचले हिस्से में यात्रा शुरू होने से पहले ही कोयले की आग लगी हुई थी। इस आग ने ठीक उस जगह के स्टील को 70% तक कमजोर कर दिया था जहां आइसबर्ग टकराने वाला था। दूसरी गलती, पैसे बचाने के चक्कर में जहाज में मजबूत स्टील की जगह सस्ते कास्ट आयरन के रिविट्स यानी कीलों का इस्तेमाल किया गया। ये रिविट्स भारी दबाव पड़ने पर बहुत आसानी से टूट सकते थे। और तीसरी, एक बेहद ही छोटी सी लेकिन भारी मानवीय भूल, एक अधिकारी डेविड ब्लेयर का अचानक ड्यूटी से हटना। जाते जाते वो गलती से दूरबीन वाले लॉकर की चाबी अपनी जेब में ही ले गए। नतीजा, जहाज के क्रू के पास खतरे को दूर से देखने के लिए कोई दूरबीन ही नहीं बची। अब इन मशीनी और ढांचागत खामियों के साथ जरा इंसानी अहंकार को भी जोड़कर देखिए। 14 अप्रैल को दूसरे जहाज़ों से 1 या 2 नहीं बल्कि कई बार आइसबर्ग की चेतावनियां मिली, लेकिन जहाज के मालिक ब्रूस इस्मे को तो बस एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाना था, इसलिए उन्होंने इन सारी चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज किया। और तो और उस रात आसमान में चांद भी नहीं था, मतलब निगरानी करने वालों के लिए वैसे ही कुछ देखना लगभग नामुमकिन था। सब कुछ घने अंधेरे में था और जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा जा रहा था। भाग 3, द फेटफुल कलिजन। अब आते हैं उस खौफनाक पल पर जब ये टक्कर असल में हुई।
महज 37 सेकंड, बस इतना ही वक्त था जब लुकआउट फेडरिक फ्लीट ने बिना दूरबीन के आखिरकार अपनी आंखों से उस विशाल आइसबर्ग को बिल्कुल सामने देखा। तो फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डक के पास प्रतिक्रिया देने और इंजनों को उल्टा घुमाने के लिए बस यही एक छोटा सा डरावना सा समय बचा था। इतने बड़े और भारी भरकम जहाज को इतने कम समय में रोकना, सच कहूं तो बिल्कुल असंभव था। और फिर जो हुआ वो विनाश की एक बहुत ही भयानक श्रृंखला थी। हैरानी की बात तो यह है कि ये कोई सामने से हुई सीधी टक्कर नहीं थी, बल्कि जहाज के दाहिने हिस्से से हुई एक जानलेवा रगड़ थी। इस रगड़ ने बिल्कुल उन्हीं सस्ते कास्ट आयरन रिवेट्स की कमजोरी का फायदा उठाया। भारी दबाव में वे टूट गए और जहाज की जुड़ी हुई प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। और जैसा कि हमने पहले देखा, जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही सुरक्षित था। अब इस जहाज का डूबना 100% तय हो चुका था। भाग 4, डेस्परेशन एंड फाइनल आवर्स। वो आखिरी खौफनाक और बेचैनी से भरे घंटे। जब ये सच्चाई सामने आई कि कभी ना डूबने वाले इस जहाज के पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे डेक पे अफरा तफरी मच गई। यहां निकासी के आंकड़े एक और दिल दहला देने वाली त्रासदी को बयां करते हैं। 1500 से ज्यादा जाने गईं, केवल 706 लोग बचे। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि लाइफ बोट की 500 से ज्यादा सीटें बिल्कुल खाली रह गईं। जिन लाइफ बोट्स को 65 लोगों के बैठने के लिए डिजाइन किया गया था, उन्हें शुरुआत में हड़बड़ी और भ्रम के चलते महज 27 या 28 लोगों के साथ ही समंदर में उतार दिया गया। मतलब सैकड़ों लोगों को बिना किसी वजह के मरने के लिए जहाज पर ही छोड़ दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर हुई इस त्रासदी के बीच किस्मत के कुछ ऐसे अजीब खेल भी देखने को मिले जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। एक मामला बड़ा दिलचस्प है। एक आदमी को कुत्ते ने काट लिया था। इस वजह से वो और उसका पूरा परिवार टाइटैनिक पर सवार होने से चूक गए। उस वक्त तो उन्हें यह अपनी बहुत बड़ी बदकिस्मती लगी होगी, लेकिन वही कुत्ते का काटना चमत्कारिक रूप से उस पूरे परिवार की जान बचा गया। इसे ही शायद कुदरत का करिश्मा कहते हैं। अगर हम इस पूरी आपदा की टाइमलाइन को देखें तो सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। रात 11:40 पर दाहिना हिस्सा बर्फ से टकराता है। 12 बजे तक वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने लगते हैं। रात 2 बजे तक जहाज का पिछला हिस्सा हवा में काफी ऊंचा उठ जाता है और अंततः 2:20 पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूटकर पूरी तरह समुद्र में समा जाता है। वायरलेस ऑपरेटर फिलिप्स तब तक मदद मांगते रहे जब तक कि जहाज की पूरी बिजली गुल नहीं हो गई। भाग 5, सीक्रेट्स फ्रॉम द डीप। चलिए अब उन रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जो समंदर की गहराइयों में छिपे थे। जब इस पूरी घटना के आधिकारिक जांच शुरू हुई तो एक ऐसा सवाल सामने आया जो आज तक लोगों को झकझोर कर रख देता है। क्या वहां मौजूद हर एक इंसान की जान बचाई जा सकती थी? जब पास में ही मौजूद एक दूसरे जहाज के बारे में सच्चाई दुनिया के सामने आई तो इस पूरी त्रासदी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। सबसे अहम और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाली सच्चाई ये थी कि मदद महज 37 किलोमीटर दूर थी। पास ही में SS कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज मौजूद था। अगर वो समय पे आ जाता तो शायद सभी की जान बच जाती। लेकिन हुआ क्या? रात के समय उस जहाज ने अपना वायरलेस रेडियो बंद कर दिया था। और तो और जब आसमान में टाइटैनिक से छोड़े गए मदद के रॉकेट्स यानी डिस्ट्रेस फ्लेयर्स देखे गए तो उस जहाज के क्रू ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बचाव का एक पक्का मौका उनकी इसी लापरवाही की भेंट चढ़ गया। 2000 फीट दशकों तक चले तलाश के बाद आखिरकार 1985 में जब मशहूर ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड ने इस जहाज के मलबे को खोज निकाला तो उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज देखी। घुप अंधेरी गहराइयों में जहाज के दोनों टुकड़े एक दूसरे से 2000 फीट की दूरी पर पड़े थे। इसने इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगा दी कि जहाज पानी के नीचे जाने से पहले ही सतह पर 2 हिस्सों में टूट चुका था। समंदर इसे वापस मांग रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज गहरे समुद्र का भारी दबाव और वहां मौजूद धातु खाने वाले बैक्टीरिया इस मलबे को बेहद तेजी से निगल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इतिहास के इस विशाल अहंकार का जो भौतिक सबूत आज समंदर की गहराइयों में मौजूद है वो भी आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से मिट जाएगा, हमेशा के लिए। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे टाइटैनिक का मलबा हमेशा के लिए गायब हो रहा है, क्या हम आज के समय में भी कभी न डूबने वाली सुरक्षा के किन्हीं आधुनिक भ्रमों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है कि कहीं आज भी पैसे बचाने की होड़ और इंसानी अहंकार का वही जानलेवा कॉम्बिनेशन हमारे लिए सुरक्षा के नए और खतरनाक भ्रम तो पैदा नहीं कर रहा। जरा सोचिएगा।